नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप सबसे आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में हुए एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में बातचीत करने वाला हूं। आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं, कुछ ऐसी जानकारियां आप लोगों से साझा करूंगा जिसके बारे में शायद आपने इससे पहले ना सुना हो। और इन्हीं जानकारियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे शॉकिंग और चौंकाने वाली जानकारी है वो ये है कि सबसे पहले आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में उस ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी देखने वाला शख्स कौन था या कौन थी, ये रहस्य अभी भी पूरी तरह से नहीं सुलझा है। आपको सुनकर शायद हैरानी हो, तकरीबन 10 दिनों का वक्त गुजर चुका है और इस मामले की जांच पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी और अब सीबीआई के पास ये मामला है। लेकिन अब भी ये सवाल जस का तस है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने पहली बार ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी को स्पॉट किया, देखा और इसके बारे में अस्पताल प्रशासन को, अस्पताल के बड़े ऑफिसर्स को जानकारी दी। आपको बताऊं कि इससे पहले एक और तथ्य उभर कर सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि एक डॉक्टर स्पेशली 9 अगस्त की सुबह को इन ट्रेनी डॉक्टर को सेमिनार रूम में जगाने के लिए पहुंचा था। क्योंकि आप सबको पता है कि मेडिकल कॉलेज के 3rd फ्लोर पर मौजूद ये जो सेमिनार रूम है, इस सेमिनार रूम का इस्तेमाल डॉक्टर, पैरामेडिक्स और दूसरे स्टाफ जो है आमतौर पर सोने के लिए करते थे। क्योंकि सेमिनार रूम में रोज़ तो एक्टिविटी होती नहीं है, तो वहाँ कुछ मैट्रेसेस, कुछ बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे जिसमें काम के घंटों के बीच अपनी थकान दूर करने के लिए लोग सोया करते थे। ऐसे में जब कोई ड्यूटी पर होने के बाद मान लीजिए एग्जैक्टली अपने वर्क प्लेस पे नहीं होता था, तो ये मान लिया जाता था कि शायद वो उस कमरे में सो रहे होंगे, तो लोग उनको बुलाने के लिए जाते थे। तो एक डॉक्टर सुबह 9 बजे, मतलब 9 अगस्त की सुबह, एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता पाऊंगा, इन डॉक्टर को बुलाने के लिए गया था। और जो डॉक्टर उनको बुलाने के लिए गए थे, उन डॉक्टर को देखकर पहली बार ये लगा कि शायद वो डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम कर रही हैं, यानी सो रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि तब तक उनका कत्ल हो चुका था। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि कत्ल हो गया, डेड बॉडी पड़ी हुई है और पूरा जो मंजर है वो बिखरा हुआ है, डेड बॉडी पे चोट के भी निशान हैं, बाल बिखरे हुए हैं, किसी को कैसे लग सकता है कि वो सो रही है? तो इसका जवाब उन डॉक्टर ने पूछताछ में पहले पुलिस को और फिर बाद में सीबीआई को कुछ यूँ दिया। उनका ये कहना है कि जब वो उस सेमिनार हॉल में पहुंचे तो उसके दरवाजे तक पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि पोडियम में एक मैट्रेस रखा हुआ है और उस मैट्रेस के ऊपर वो डॉक्टर सो रही हैं। उनका हाथ, जिन डॉक्टर की हत्या हुई, उनका एक हाथ उनके ललाट के ऊपर या सिर के ऊपर यूं रखा हुआ है। आमतौर पर आप सबने नोटिस किया होगा कि हम लोग जब सोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक हाथ जो है अपने सिर पर या ललाट पर रख लेते हैं, उससे आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा सा होता है, रोशनी कम होती है और नींद अच्छी आती है। मैं पर्सनली तो कई बार ऐसे सोता हूँ और आप लोग भी शायद ऐसे सोते होंगे। ये एक बहुत कॉमन स्लीपिंग पोस्चर है। तो इस चीज़ को देखकर उन डॉक्टर साहब को ये लगा कि शायद ये लेडी डॉक्टर अभी सो रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक बार आवाज़ लगाई, लेकिन जब उधर से कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर वो वहाँ से वापस चले गए। अब रिएक्शन होता भी कैसे, उन डॉक्टर साहब को तो पता नहीं था, लेकिन इनका तो कत्ल हो चुका था, लाश पड़ी थी। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सीन ऑफ क्राइम जो काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, बिगड़ा हुआ है और शरीर पर भी चोट के निशान हैं, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसी हालत में किसी को देखकर दूर से ही सही ऐसा कैसे लग सकता है कि वो सो रही हैं? तो इसका जवाब भी इन डॉक्टर साहब ने दिया। उन्होंने ये कहा कि वो दरअसल सेमिनार रूम के दरवाजे के पास खड़े थे, वो रूम के अंदर नहीं दाखिल हुए, दरवाजे के पास से ही उन्होंने आवाज़ लगाकर उनको बुलाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने नोटिस किया कि डॉक्टर सो रही हैं, उनका हाथ सिर के ऊपर है, तो फिर उन्होंने उनको नहीं जगाने का फैसला किया और वो वहाँ से वापस चले गए। ये बयान उन डॉक्टर साहब ने पुलिस को और अब सीबीआई को भी दिया है और दोनों एजेंसीज़ को दिए गए बयान को भी सीबीआई ने कोरिलेट करके देखा है कि दोनों बयान में कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं, और अब तक कोई इस तरह की डिस्क्रिपेंसी सामने नहीं आई है। लेकिन ये तो वो डॉक्टर हैं जिनको इन लेडी डॉक्टर को देखने के बाद सोने का गुमान हुआ या गलतफहमी हुई। वो शख्स कौन था जिसने पहली बार ये डिस्कवर किया कि लेडी डॉक्टर की हत्या की जा चुकी है? ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है। कम से कम कोलकाता के कुछ बांग्ला अखबार तो यही लिख रहे हैं और अब
ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य बन गया है कि आखिर वो शख्स कौन है, क्योंकि वो शख्स जो है सिर्फ उसने लाश देखी ऐसा नहीं है, वो इस मामले का पहला चश्मदीद है। और वो अगर जांच एजेंसियों के पास ना हो, पुलिस के पास ना हो या सीबीआई के पास ना हो, तो आप कह लीजिए कि इस मामले की तफ्तीश को पहला झटका पहले ही कदम पर लगेगा। इसीलिए उस आदमी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब तक की छानबीन या तफ्तीश ये बताती है कि वो आदमी उसी 3rd फ्लोर पर, जिस फ्लोर में वो सेमिनार रूम है, वही उसका वर्क स्टेशन है, और उसी ने पहली बार उस लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी को नोटिस किया, देखा, और जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि शायद इनकी हत्या हो चुकी है या कोई अनहोनी उनके साथ हो चुका है, तो फिर उसने हॉस्पिटल प्रशासन के बड़े लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन वो आदमी कौन है ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब हॉस्पिटल के जो बड़े लोग हैं, प्रशासन के जो बड़े लोग हैं, जाहिर सी बात है उनसे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। खासकर तत्कालीन प्रिंसिपल जो डॉक्टर संजीव घोष हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन जिस तरह के अफरा तफरी के हालात पहले दिन से लेकर अब तक इस मामले में हैं, और सीन ऑफ क्राइम को डिस्टॉर्ट करने, बिगाड़ने का इल्ज़ाम जिस तरह से कॉलेज प्रशासन पर लगा है, उसके बाद कॉलेज प्रशासन तो सवालों के घेरे में है ही। एक सवालिया निशान उस डॉक्टर की डेड बॉडी को पहली बार देखने वाले आदमी के गायब हो जाने की वजह से भी कॉलेज प्रशासन पर लग गया है। ये एक पहलू है जिसके बारे में मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। और ये जो बात है वो मैं मीडिया में आ रही खबरों और ख़ासकर कोलकाता के अखबारों में आ रही खबरों के हवाले से ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अब कुछ और बात, एक तथ्य ये भी है कि ये जो डॉक्टर है जो इस वारदात का शिकार बनी, उनके साथ उन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाली 2 पीजीटी यानी एक पीजीटी कपल के साथ कुछ रोज़ पहले कहासुनी हुई थी। कपल शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, लेकिन जानकारी के मुताबिक दोनों स्टूडेंट्स के बीच जो है वो रिलेशनशिप है और वो ऑब्वियसली एक दूसरे के क्लोज है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो इन दोनों के साथ कथित रूप से ये बताया गया है कि उन लेडी डॉक्टर की कहासुनी हुई थी, लड़ाई हुई थी कुछ रोज़ पहले। और हैरानी की बात यह है कि इस कत्ल की घटना के बाद वो दोनों कॉलेज नहीं आए हैं। अब एजेंसीज को उन तक भी पहुंचना है और ये भी पता करना है कि इस घटना के समय वो कहां पर थे और इस घटना के बाद से वो कॉलेज क्यों नहीं आए। जाहिर सी बात है, बैक ऑफ द माइंड हर किसी के दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि कहीं इन लेडी डॉक्टर के कत्ल में उनके साथ पढ़ने वाले इन लोगों का कोई कनेक्शन है या नहीं है, कत्ल किया है या वो इस साजिश में शामिल हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन एजेंसीज वेरीफाई करना चाहती है कि वो जो कहासुनी हुई थी और बाद में जो इनकी हत्या हुई, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनता है या नहीं। क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई एजेंसी किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करती है तो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखती है। कहते हैं ना कि लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड जिसे कहते हैं, यानी कोई भी ईंट या पत्थर जो है उसे बगैर पलटे हुए, उसे बगैर हटाए हुए, सबूतों को वेरीफाई किए बगैर कोई भी जांच एजेंसी आगे नहीं बढ़ सकती। तो जांच एजेंसी को इस बात का भी पता लगाना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ ही एक और तथ्य जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन इस तथ्य के बारे में शायद आप लोगों ने पहले सुना हो, वो ये कि ये जो आरोपी है संजय रॉय, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बारे में तो ये बात सामने आ चुकी है कि वो एक सेक्स मैनियक किस्म का आदमी है और उसके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे अश्लील वीडियो क्लिप्स वगैरह मिले और वो लगातार महिलाओं का पीछा करता था। लेकिन जिस रोज़ ये घटना हुई थी उससे पहले भी ये कुछ रेड लाइट एरियाज़ में गया था, इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी सामने आई है कि इस आदमी को कोलकाता पुलिस का ही एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो लगातार प्रोटेक्ट करता था और अपने पुश्तो-पनाही में उसे अपने बटालियन में और बैरक में रखा करता था, जो आरजी कौर हॉस्पिटल का बैरक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कत्ल के बाद संजय रॉय ने अपने इसी मेंटोर के साथ या अपने इसी गॉडफादर एएसआई के साथ बातचीत की थी? कुछ ऐसे नंबर्स सीबीआई को संजय रॉय के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल की जांच में मिले हैं, जिससे शक की सुई जो है इसी 4th बटालियन में काम करने वाले कुछ पुलिस वालों की तरफ भी घूमती है। सीबीआई अब उस पहलू को भी वेरीफाई कर रही है। तो कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं इस मामले में जिनका सच अभी सामने आना बाकी है। पहले कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब जांच सीबीआई के हवाले है और देखना यह है कि सीबीआई कब तक सारी बातों को सामने ला पाती है, एक्सप्लोर कर पाती है। और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज जब आप ये मेरा ये प्रोग्राम या पेशकश जो आप सुन रहे हैं, तब सीबीआई को
कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट में अपने इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इन सारे पॉइंट्स को, जिनको मैंने आप सबके सामने रखा, इन पॉइंट को अपने स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई एड्रेस करती है या नहीं। जैसे ही इसके बारे में मुझे और जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर हाजिर होऊंगा कुछ और अपडेट्स या कोई और नई जानकारी या किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।